हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 17 दिसंबर 2020 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये बात कि थोड़ा सा आज मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि रात को कहीं पे गए हुए थे और आने में थोड़ा लेट हो गए थे, इस चक्कर से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखो, इस पर सबसे पहला आर्टिकल है इक्वल पार्टनर्स इंडिया यूके या फिर हम ब्रिटेन रिलेशंस के बारे में जानेंगे इसमें कि किस तरीके से एक नया फेज़ ओपन करने की एक अपॉर्चुनिटी है या फिर शुरुआत कही जा सकती है कि जब हमारे अपकमिंग जो नेक्स्ट मंथ आने वाला जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन, उनको इनवाइट किया गया और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है ये इनविटेशन, तो वो आ रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसमें अभी तक क्या हिचकियां हैं, क्या हिकअप्स रहे हैं और क्यों एक दूसरे के बीच में जो रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि पैरालाइज रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो देखेंगे इस आर्टिकल को। से सॉरी, ये वाला आर्टिकल आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ थोड़ा सा कि जो तबलीगी जमात वाला जो केस था ना, आपको पता है, जिसमें शुरुआत में जब कोविड-19 हमारे यहाँ आउटब्रेक हुआ ही था और फिर तबलीगी जमात की मरकज़ की जो मीटिंग हुई थी, गैदरिंग हुई थी, उसके बाद में फिर आउटब्रेक जैसे ही बढ़ा तो कहने का मतलब बार बार उन्हीं पे ब्लेम होने लग गया था कि भाई इन्हीं की वजह से होने लग गया। तो लगभग 40 जनों को पकड़ा, उनमें से 8 जनों के बारे में जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की गई तो उन 8 जनों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला कि वो गैदरिंग में वहाँ पर प्रेजेंट थे। क्योंकि हुआ क्या था, उस गैदरिंग के बाद में सब लोग डिस्पर्स हो गए थे थ्रू आउट इंडिया, कोई बाहर चला गया था। तो और लगभग ये इंसिडेंट है 10 मार्च से पहले का और लॉकडाउन लगा था लगभग 23-24 मार्च को। तो उस केस में आप देखोगे तो मतलब 14 दिन के ड्यूरेशन में पूरे डिस्पर्स हो गए। तो फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी रिग्रेसली इस पे काम करना शुरू कर दिया कि जो भी लोग तबलीगी जमात को ज्वाइन करके आए हैं उन लोगों को पकड़ो और उनको आइसोलेट करो या फिर उनको पनिशमेंट दो, लाइक दैट। तो उस तरीके से उन्होंने जब काम करना शुरू किया तो जो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया उन लोगों को भी पकड़ लिया। तो अभी वर्डिक्ट आया है दिल्ली की एक कोर्ट का, तो उन्होंने ये बोला है कि इनके खिलाफ जिन लोगों को आपने पकड़ रखा है उनके खिलाफ में कोई सबूत नहीं है कि वो उस तबलीगी जमात की कोर्ट में प्रेजेंट थे, गैदरिंग में प्रेजेंट थे, तो आप उनसे माफ़ी मांगो। ठीक है, ऐसे ही बॉम्बे हाई कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट पहले आया हुआ है, डायरेक्शन आई हुई है कि इस तरीके से आप किसी को हारश नहीं कर सकते हो, पहले आप उनके फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए पूरी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फिर उसके बाद में अगर वो मिलते हैं कि हाँ वो अक्यूज़ड हैं तो फिर उनके अगेंस्ट कन्विक्शन चार्जेस लगने चाहिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल आप एक बार पढ़ सकते हो, हम डिस्कस नहीं करेंगे, ये वाला आर्टिकल भी डिस्कस नहीं करेंगे। इस वाले आर्टिकल में अगर आप देखोगे स्टीलिंग देयर राशंस, इसमें ये बता रहे हैं वही फार्मर्स का प्रोटेस्ट, तीनों लॉज, और इसमें मेन जो पॉइंट बता रहे हैं बोला एमएसपी के बारे में कोई, क्योंकि ये क्या है देखो, लेफ्ट पार्टी, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं डी राजा, तो ये जो बात बोलेंगे वो थोड़ी पूरी की पूरी एक सोशलिज्म या कम्युनिज्म को लेकर के बोलेंगे। तो बोला कि एमएसपी को लीगल बना दो, जबकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या हो रहा है कि एमएसपी को लीगल तो नहीं बनाया जा सकता, बट वही चीज़ है कि हाँ जो कैरी ऑन हो रहा है उसको कंटिन्यू रखो, बाकी 3 लॉज हैं उनको रिपील करने की डिमांड होती चली जा रही है। ठीक है, और एमएसपी को अगर लीगल नहीं बनाओगे तो फिर बाद में गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा प्रोक्योरमेंट करने का, जो भी सीरियल्स हैं, चाहे गेहूं है, चाहे चावल है या फिर दालें हैं, उनको प्रोक्योर करने का। तो उससे क्या होगा, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसको फुलफिल नहीं कर पाएगी गवर्नमेंट। अब फूड सिक्योरिटी एक्ट के बेसिस पे जो अनाज सस्ते में गवर्नमेंट अवेल कराती है जनता को, वो अगर अवेलेबल नहीं होगा तो क्या हुआ, बच्चों के लिए खाने की प्रॉब्लम हुई कि नहीं, जो गरीब लोग हैं उनके खाने की प्रॉब्लम हुई ही नहीं। इसलिए इस आर्टिकल का नाम क्या है कि उनका राशन आप चुरा रहे हो। ठीक है, तो यही थी मेन चीज़, नहीं और तो बाकी कुछ मुझे लगा नहीं, एक बार आप रीडिंग मारना चाहो तो देख लो। तो ये तीनों आर्टिकल्स हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। फिर है नेक्स्ट आर्टिकल, गिव चिल्ड्रन वेट। अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट आई है 5वीं, ठीक है, उसके बारे में पूरी डिटेल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि कितना क्या डेटा आया है। अभी फर्स्ट फेज़ का डेटा है, सेकंड फेज़ का मई 2021 तक आएगा। तो इसमें अभी हम देखेंगे कि क्या और पॉइंट्स हैं। यहाँ पर जो राइटर हैं वो एक तरीके से आप कह सकते हो इनको कि बाहर से यहाँ पर टीचिंग करने के लिए आए हुए हैं। मैं बता देता हूँ आपको, ये विजिटिंग प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड रांची यूनिवर्सिटी में। तो हल्का सा आपको लगेगा कि मतलब चीज़ों को कुछ हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हाँ वही बात कि बाहर से अगर कुछ रिसर्च हो रही है तो उन चीज़ों को हमें सुनना तो एटलीस्ट चाहिए कि कितनी रियलिटी है। तो ये आर्टिकल देखेंगे, अच्छा आर्टिकल है, पॉइंट सीधे हिंट कर रहे हैं कि हाँ वाकई में कहाँ कहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है।
ठीक है, तो 2 आर्टिकल तो इस पेज पे हो गए। फिर नेक्स्ट आर्टिकल की नेक्स्ट पेज पे बात करें तो ये आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं है। ये आर्टिकल जो है वो लव जिहाद जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उससे रिलेटेड ही है, जिसमें आप एक बार रीडिंग ज़रूर मार देना, क्योंकि ये चीज़ें हमने पढ़ ली है। हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट से कन्वर्जन, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो हमारे बिल्कुल काम का नहीं है आर्टिकल। एक बार देखना चाहो तो देख लेना, ठीक है। इस वाले आर्टिकल की इधर बात करोगे, द बैटल फॉट डिफरेंटली, यूपी ने किस तरीके से कोविड-19 केसेस को टैकल किया। इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मैं यहीं पे बता रहा हूँ, क्योंकि एक तरीके की यूपी की केस स्टडी है ये, और केस स्टडी को आप देख लो कहाँ कहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। तो कहीं पर अगर केस स्टडी ही वाकई में डील करनी पड़ गई पेपर 4 में, तो आप आराम से टैकल कर पाओगे। देखो, मतलब 3 प्रॉन्ज स्ट्रेटेजी यूज़ की गई थी, यूपी के द्वारा अडॉप्ट किया गया था, जिसमें एक तो टीम 11 बनाई गई थी जो कि बिल्कुल सेंट्रल टीम, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की, वो ट्रैक करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, वो सारी प्लानिंग करना और उनके बारे में मतलब एक तरीके से एग्जीक्यूट करवाना उस चीज़ के लिए। तो टीम 11 जिसमें सीएम जो थे योगी आदित्यनाथ, उनका भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन था इन 11 जनों के अलावा, वो कहीं ना कहीं चेयर करते रहते थे इनके साथ में मीटिंग। फिर जो दूसरा पार्ट था दैट इज़ ICCC, जिसका नाम है इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर। कोविड कमांड सेंटर की जो गाइडेंस दे, प्रॉपर ट्रैक करना, ट्रेस करना कि कहाँ पर स्पॉट आ रहे हैं, कहाँ पर क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो एक तो हो गई टीम 11, एक हो गया इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर, और तीसरा हो गया इंटीग्रेटेड डेटा मैनेजमेंट पोर्टल, जहाँ से एक एक इंडिविजुअल कम्युनिटी इसका पूरा डेटा है उसको एनालाइज कर करके फिर आगे पॉलिसी भी बनाई जा सके, और डेटा अगर आपके पास में एक्यूरेट अवेलेबल है तो आप उसको टैकल भी प्रॉपरली कर पाते हो, ठीक है। तो ये 3 तो चीज़ें हो गई, 3 तो पिलर बता दिए कि यूपी ने कैसे टैकल किया है कोविड-19 को। फिर इसके बाद में बोलते हैं कि आगरा का जो मॉडल था कंटेनमेंट का, वो बहुत फेमस हुआ था। इसमें क्या था कि सिटी में जैसे ही केस आ गए तो उसको पूरी को आइसोलेट कर दो। आपको ध्यान होगा भीलवाड़ा का भी ऐसा ही आया था, भीलवाड़ा मॉडल बहुत फेमस हुआ था। तो एग्जैक्टली उसमें क्या था, जैसे केसेज आए आइसोलेट कर दो एकदम, बाहर से आना जाना बिल्कुल सीज कर दिया, सारी रोडें चौक सारी की सारी 14-15 दिन के लिए। तो वो मॉडल शुरू हुआ था कहाँ से, आगरा से। इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है लास्ट, दैट इज टारगेटेड टेस्टिंग ऑफ सेलेक्टेड ग्रुप, कि जिन लोगों में जहाँ पर भी केस आ गए, जहाँ पर भी हॉटस्पॉट्स आ गए, तो उन कम्युनिटीज़ को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, आइसोलेशन में रख दिया, होम आइसोलेशन में रख दिया जिन लोगों के इन्फेक्शन का केस आया है, और फिर उसके बाद में उनको टारगेटेड वे में सेलेक्ट करके और फिर उनकी टेस्टिंग की गई हो, फिर उसके बाद में उनको ट्रीटमेंट दे दिया जो भी इन्फेक्टेड केसेस हाथ लगे, ठीक है। तो ये मेन क्रक्स था जो मैंने आपको बताया, तो आप इसके भी एक बार रीडिंग मार सकते हो, ठीक है। वैसे हम बात करेंगे सिर्फ 2 आर्टिकल्स की, एक तो रहेगा इक्वल पार्टनर्स और गिव चिल्ड्रन वेट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन अभी इंडिया के चीफ गेस्ट बन के आ रहे हैं अपकमिंग जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है उसमें, ठीक है। तो ये अपने आप में देख सकते हो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस है, बायलैटरल टाइज़ है, उसमें एक नया मोमेंटम देने का काम करेगा। क्योंकि अभी तक हम देखें तो ये बायलैटरल रिलेशन, बायलैटरल टाइज़ बहुत लंबे समय से स्ट्रगल करते चले आ रहे हैं और अभी तक भी फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ करने में सक्सेसफुल नहीं रहे हैं दोनों कंट्रीज़। आज आप देखो, पार्टनरशिप की बात करें तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, जिनमें यूएस देखो, फ्रांस देखो, जिनसे इंडिया इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं था, जबकि ब्रिटेन से हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं क्योंकि हम तो कॉलोनी रह गए थे उनके, तो उनके साथ में तो हमारे रिलेशन अब लगातार बढ़ते चले गए हैं, जबकि दिल्ली और लंदन के बीच में अभी तक भी जो कनेक्शन है वो स्टैग्नेट है। स्टैग्नेट का मतलब अभी भी फंसा पड़ा है, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। अब आप देखो कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे पीपल टू पीपल एंगेजमेंट की बात करो तो भी आपको मिलेगा कि इंडिया के लोग, इंडिया का डायस्पोरा है जो इंग्लैंड में या ब्रिटेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साथ में आप देखोगे इंडियन डायस्पोरा ब्रिटिश स्टैब्लिशमेंट, चाहे वो पॉलिटिक्स हो वहाँ की या फिर कोई भी ऑफिशियल वर्किंग हो, वहाँ पर भी इंडियन डायस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। या फिर आप देखो कॉमर्शियल रिलेशंस की बात करो तो अच्छी खासी ट्रेड होती रहती है ब्रिटेन और इंडिया के बीच में। बट जो टाई का जो एक होना चाहिए ना, एक रिलेशनशिप का जो पॉलिटिकल एक ट्रिक होनी चाहिए जिसके बेसिस पे बायलैटरल रिलेशंस आगे चल सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं अभी भी कमियां दिखाई दे रही है। देखो, अगर हम देखें दिल्ली और लंदन के बीच में तो कॉलोनियल बैगेज हमारे पास में बहुत है,
ठीक है, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं बायलैटरल टाइज हॉबल्ड रही हैं। हॉबल्ड का मतलब होच पोच रही हैं, एक सेटलमेंट नहीं आ पाया है। तो हमें कहीं ना कहीं कॉलोनियल जो एक्सपीरियंस है उसको एक बार साइड में रखने की ज़रूरत है। कारण कि अब टाइम बहुत आगे बदल चुका है, लगभग 70-75 साल हो गए हैं। तो अब हमें थोड़ा सा अलग से सोच के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अब क्या पॉइंट आता है कि भाई यूके जो है वो पाकिस्तानी डायस्पोरा की बात सुनता है और वहाँ से पाकिस्तान सपोर्टिव वॉइस जो निकलती है उसको सप्रेस नहीं करता। तो इस वजह से इंडिया जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता और इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा का जो स्टेटमेंट है वो इंडिया के इंटरनल अफेयर, जैसे कि कश्मीर का जो सवाल है उस पर बार बार बात उठाता है। तो इस चक्कर से इंडिया बातचीत नहीं करता। बट यहाँ पर आर्टिकल में एक चीज़ बोली जाती है कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की बात करो, टेररिज्म की बात करो, एंटी इंडिया ग्रुप्स की बात करो, तो ब्रिटिश सॉइल का यूज़ किया जा रहा है पाकिस्तानी सपोर्टर्स के द्वारा। तो इसका यूज़ करके इंडिया कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया कहीं ना कहीं अपनी एंगेजमेंट डाउन रखता है। बट एक चीज़ बताओ कि जब हम यूएसए के साथ में या गल्फ कंट्रीज़ के साथ में पाकिस्तान के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, तो फिर ब्रिटेन से क्यों नहीं कर सकते? एक तो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल बनता है। इसके अलावा हमें ये भी पता है कि ब्रिटेन का जो रोल है वो अफ़गानिस्तान में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट में जाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि पाकिस्तान के इंटरेस्ट को तो ब्रिटेन अपहेल्ड करता है और रीजनल पीस जो कि इंडिया के फेवर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसको कहीं ना कहीं सेटल नहीं होने देता। क्योंकि पाकिस्तान तो मेन, मतलब कहते हैं ना कि मेन जड़ है ही ना जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हमारा जो साउथ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक का मतलब पीएमओ हो गया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री हो गई, ये सारा जो इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया का वो लगातार ब्रिटेन को इग्नोर करता रह रहा है। ठीक है, तो अभी थोड़े से कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो थोड़ा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा है कि कैसे भी करके हमें ब्रिटेन को अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ब्रिटेन की बात करूँ ना आप, तो देखो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लंदन का रोल जो है फाइनेंशियल सेंटर के तौर पे कंसिडर किया जाता है इंटरनेशनली। ठीक है, अगर यूके की बात करें तो टेक्नोलॉजिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो या बायोटेक्नोलॉजी में बात करो तो अच्छी पकड़ है वहाँ पे। साइंटिफिक कम्युनिटी भी बहुत रिच है, तो एजुकेशनल रिसोर्सेज के स्कोप भी वहाँ पर बहुत अवेलेबल है। इसके अलावा हम डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस अगर वहाँ पर डालते हैं तो इसका हमें थ्रू आउट वर्ल्ड बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आज भी ब्रिटेन की लेगेसी कहीं ना कहीं अपने मोर और लेस अवेलेबल है। क्योंकि कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे ब्रिटेन का जितना एक्सपेंशन था ना, माना कि आज तो पूरी की पूरी अपसाइड डाउन हो गई है। जो कॉलोनीज थी वो मतलब ग्रोथ करती जा रही है। इंडिया है वो ब्रिटेन से भी बड़ी इकोनॉमी कंसिडर की जाने लग गई है। तो उस तरीके से पीपीपी के फॉर्म में बोल रहा हूँ, है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी की टर्म्स में बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना आप। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इंडियन ओशियन में भी प्रेजेंस की कमी नहीं है ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन के साथ में अगर हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं तो हमारी पकड़ अब अच्छी बन सकती है। ठीक है, हमें चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल वे में लेने की ज़रूरत है, रियलिस्टिक अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। डीप पार्टनरशिप अगर ब्रिटेन के साथ बन जाती है तो देखो ये पॉसिबल भी है और वैल्यूएबल भी हमारे लिए लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली बन के निकल आ सकती है। ठीक है, तो जो ब्रिटिश क्वेश्चन है तो इसको डिटरमाइन करने के लिए आप देख सकते हो अभी एक नया फ्रेश लुक देखने को मिल रहा है दिल्ली की तरफ से, जिसमें कि एक हम जानते हैं कि डिस्कनेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप देखो, एक तो ब्रिटेन जो है ब्रेग्जिट कर रहा है यूरोपियन यूनियन से, ठीक है, और चाइना के साथ में जो इन्फेट्यूएशन का मतलब क्या होता है कि आप किसी को फर्स्ट साइट अट्रैक्शन हो जाए। ठीक है, तो चाइना के साथ में जो लव अफेयर था थोड़ा बहुत, वो भी अब कम होता जा रहा है। तो इस केस में अब कहीं ना कहीं इकोनॉमिक या फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए एक नेचुरल पार्टनर की ज़रूरत है ब्रिटेन को भी। तो वहाँ पर इंडिया एक अपने आप में अच्छा ऑप्शन उनके लिए भी अवेलेबल है। तो कहने का मतलब दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी लंदन ने भी एक ग्रेटर सेंसिटिविटी दिखाई है कि दिल्ली के क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो एक नई शुरुआत के लिए ये कुछ होना बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, इसके अलावा जो ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है डोमिनिक राब, उन्हीं के थ्रू कॉन्वर्सेशन हुआ था जिसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे जो एस जयशंकर जी हैं उनकी बातचीत भी हुई। तो आगे के रोड मैप को भी इन्होंने फाइनलाइज किया है, बायलैटरल रिलेशंस को हम कैसे आने वाले डिकेड में टैकल करने वाले हैं दोनों। तो
ठीक है, तो इसी के अलावा आप देखोगे नए फ्रेमवर्क भी, लोगों को जोड़ना, ट्रेड के बारे में बातचीत होना, प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करना कि हाँ गरीबी कैसे हटाई जाए, लोगों की लाइवलीहुड को कैसे अपग्रेड किया जाए, डिफेंस एंड सिक्योरिटी टाइज में भी दोनों आगे काम करना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत एडवांस्ड है यूके इस टाइम पे। क्लाइमेट चेंज पे दोनों की कन्वर्जेंस आ जाएगी। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ भी अपने आप में कोविड-19 जैसे क्राइसिस के टाइम पे ही तो रियलिटी पता पड़ी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। तो देखो सब कुछ ठीक चलता है, तो इसमें कहीं ना कहीं एक ये मोमेंट होगा जब ब्रिटेन के साथ में हमारी जो नाराज़गी है, जो हमने एटीट्यूड इनहेरिट किया है, जो हमने कुछ अपना बिहेवियर बनाया है कॉलोनियल एरा के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, उनको हटा करके अब हम इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट के रिलेशन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम बहुत बदल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है गिव चिल्ड्रन वेट। जीन ड्रेज या जिन ड्रे बोलेंगे इनको, इनके द्वारा आर्टिकल लिखा हुआ है। देखो अगर हम देखें केवल दो कंट्रीज को अगर छोड़ दें, 2 या 3 कंट्रीज को वर्ल्ड में, जैसे नाइजर हो गया, यमन हो गया, तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा आपको अंडरवेट चिल्ड्रन का प्रोपोर्शन देखने को मिलेगा। अगर फुली देखें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के हिसाब से, जो कि 2015-16 में कंडक्ट किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आई थी 2015-16 में, हम कह सकते हैं कंडक्ट होने के बाद में, तो 36% हमारे यहाँ पर अंडरवेट चिल्ड्रन हैं टोटल अगर चिल्ड्रन पॉपुलेशन को देखें तो। इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन अगर हम साउथ एशिया में देखें तो बांग्लादेश में केवल 22% है, नेपाल में 27% है। तो आप देख सकते हो कि हमारा परफॉर्मेंस अभी भी कितना वीक है। तो ये डेटा आप ज़रूर लिख लेना, काम का है, ठीक है, क्योंकि कंपेयर करना हो जाता है, और कंपेरेटिव जब एनालिटिकल अप्रोच में आंसर लिखते हो तो बढ़िया, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। अगर हम चाइल्ड स्टंटिंग की बात करें, स्टंटिंग का मतलब होता है, मैं फिर से बता देता हूँ कि एज के हिसाब से हाइट कितनी है, ठीक है, हाइट का कम होना स्टंटिंग। इसको अगर हम देखें बजाय कि एज के हिसाब से वज़न को, तो इंडिया ने थोड़ा सा बेटरमेंट किया है। मतलब वेस्टिंग में तो बहुत बुरा हाल है इंडिया का, बुरा का मतलब ज़्यादा अच्छा कुछ ठीक नहीं है। बाकी हाँ, स्टंटिंग में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हम कह सकते हैं, मामूली सा, जिसको हम कंसिडर करें भी ना भी करें तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो फिर भी अभी अंडर नरिशमेंट है वो लगातार चलता जा रहा है हमारे यहाँ पर। अगर दर्जन कंट्रीज़ की बात करें तो उन कंट्रीज़ में जैसे कि इथियोपिया हो गया, या फिर कोंगो की बात कर लो, अफ़गानिस्तान की बात कर लो, उन कंट्रीज़ के इक्वलेंट लेवल पे इंडिया स्टैंड होता है। तो आप देखो वर्ल्ड की हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की टारगेट कर रहे हैं। हमारा फ्यूचर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग की बात होने लग गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब देखो नई वाली। तो वहाँ पर अगर बच्चों में नरिशमेंट ही पूरा प्रॉपर नहीं होगा तो क्या वो एजुकेशन टाइम पे प्रॉपर कर पाएंगे, क्या वो परफॉर्म अच्छे से कर पाएंगे? तो वो एक अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा जो स्टार्टलिंग फैक्ट्स है, स्टार्टलिंग का मतलब होता है सरप्राइजिंग, ठीक है, जो वर्ल्ड बैंक के वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो हमारे यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत ही कम डिस्कस होते हैं इंडियन प्रोलिग्स डेमोक्रेसी में। प्रोलिग्स का मतलब होता है प्रपंची, या फिर हम कह सकते हैं इसको कि एक तरीके से लेंदी डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर हम वर्ल्ड बैंक के जो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में भी इतनी ज़्यादा बातचीत करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि वही बात है, जो इशू हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स में नहीं आता उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं मिलती, ना कोई उसको ज़्यादा अटेंशन पे करना चाहता है, ठीक है। अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 की अगर बात करें, जो कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने रिवील किया है डेटा, तो वो बड़ी अलार्मिंग फैक्ट्स हमारे सामने लेकर के आते हैं कि चाइल्ड न्यूट्रिशन जो है इंडिकेटर्स, वो 2015-16 को 2019-20 से कंपेयर करें तो ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता। जितने भी मेजर स्टेट्स की बात करें, लगभग 17 मेजर स्टेट्स की, मतलब 17 स्टेट्स की डेटा डिक्लेयर हुआ है फर्स्ट फेज़ में। तो उसमें बताया गया है कि 10 मेजर स्टेट्स में से, ठीक है, उनमें से 7 का तो ये हाल है जिनका डेटा अभी रिलीज़ किया गया है कि अंडरवेट चिल्ड्रन जो है ना वो पिछले इस पीरियड में 2015-16 से 19-20 के बीच में बढ़ा है। तो अंडरवेटिंग हमारे यहाँ, अंडरवेट जो है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और 10 मेजर स्टेट में से 6 की अगर बात करें तो वहाँ पर स्टंटिंग भी कहीं ना कहीं
हल्की फुल्की इंक्रीज होती हुई दिखाई देती है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्ट है, इसको हमें ध्यान में रख के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसी तरीके से अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन की बात करें तो 10 जो स्टेट्स हैं इनका अगर कंबाइन कर लें तो आप ओवरऑल देखोगे जो स्टंटिंग है, ठीक है, पॉपुलेशन वेटेड एवरेज अगर देखें स्टेट वाइज फिगर में, मतलब पूरी पॉपुलेशन बच्चों की निकाल दी, फिर एवरेज अगर उनका निकालने की हम देखें तो आप देखोगे 36% तो बच्चे स्टंटेड हैं, तो 34% अंडरवेट हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर स्मॉल या फिर मीगर प्रोग्रेस को शो करता है, मामूली सी प्रोग्रेस को शो करता है। और क्या हमारा यहाँ पर न्यूट्रिशन लेवल है वो थोड़ा सा बाहर निकल के आता है। तो स्टैग्नेशन जो है स्टंटिंग की रेट में वो लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि पहले जो रेट थी स्टंटिंग की वो रेट अभी मेंटेन्ड है, तो उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। दूसरा, अगर वेट की अगर बात करें तो वेट में हमें पता है कि शॉर्ट टर्म फैक्टर होते हैं कि हाँ आपने अभी कुछ खाया नहीं तो आपका वेट कम हो गया, बेटा आजकल कमज़ोर हो गए, कुछ खाते नहीं क्या, समझ गए। जबकि स्टंटिंग अगर किसी बच्चे के है, मतलब एज के हिसाब से बच्चे की हाइट नहीं निकल रही है, इसका मतलब है कि कुछ सीरियस इम्पेयरमेंट्स हैं। अब इम्पेयरमेंट्स हो भी चुके हैं और फ्यूचर में भी कहीं ना कहीं हैं, क्योंकि आपने अगर एक तरीके से रूटीन बेसिस पे कुछ ढंग का कंज्यूम नहीं करवाया बच्चों को, तो फिर वो कैसे ग्रोथ करेंगे। इसका मतलब क्रॉनिकल या फिर कह सकते हैं हमें प्रोलॉन्ग अंडर नरिशमेंट की वजह से स्टंटिंग का कारण होता है। अब अगर स्टंटिंग है इसका मतलब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिला, इसका मतलब ये हो गया कि वो मतलब उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं है, तो वो स्कूलिंग में क्या परफॉर्म करेंगी जी, वो भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। और साथ में फिर बाद में फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन के दायरे में आ जाता है। अगर NFHS डेटा की बात करें तो जो कोविड-19 क्राइसिस है इसने तो और भी बुरा हाल कर दिया है। हाँ, पर जो ये डेटा है NFHS का, ये कोविड-19 क्राइसिस से पहले का है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितना मतलब अभी कोविड-19 ने और ज़्यादा क्राइसिस बढ़ा दिए होंगे, कि जबकि कोविड-19 के बिना ही हमारा ये हाल है कि वेस्टिंग और जो स्टंटिंग है उससे या अंडरवेट चिल्ड्रन की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ गई है, ठीक है। तो कोविड-19 की वजह से तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई होगी, क्योंकि स्कूल्स बंद रही, मिड डे मील स्कीम नहीं चली, या फिर जो टेक होम राशन जो स्कीम चलाई थी, घर पे ले जाओ अपने राशन को, तो उसमें भी देखोगे तो सीरियल्स पे ध्यान दिया गया था। न्यूट्रिशनल जो कंजम्पशन है वो भी कम होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि हाउस होल्ड सर्वे जो किया गया, ठीक है, तो उसमें जो बात जो पता पड़ी उस सर्वे में वो निकल के आएगी, फूड इनसिक्योरिटी इंडिया में 2020 में लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगर हम हंगर वॉच के हिसाब से देखें तो लगभग जितना सर्वे किया गया उनमें से 2/3 जो रिस्पॉन्डर्स थे, एडल्ट से बातचीत की गई गरीब परिवारों में, तो उन्होंने ये कहा कि हम बहुत कम पौष्टिक खाना खा पा रहे हैं इस लॉकडाउन के बाद में। तो आप देखो इसका बच्चों पर कितना असर हो सकता है और उनके फ्यूचर पे कितना असर हो सकता है, वो हमें यहाँ से बिल्कुल क्लियर होता है। एक गुड मेजर लिया गया था मिड डे मील का स्कूल्स में, आंगनवाड़ी में, जो अभी भी चल रहा है, बट उसको भी लॉकडाउन की वजह से क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब आप देखोगे तो कुछ स्टेट्स ने तो कोशिश की थी कि कैसे भी करके डिस्ट्रीब्यूशन लगातार होता रहे, लोगों के अकाउंट में कैश ट्रांसफ़र कर दे, टेक होम राशन करके एक जो सिस्टम था वो शुरू किया गया कि भाई आंगनवाड़ी में बच्चे नहीं आ रहे हैं, जहाँ पर उनको कुक्ड मील मिल जाता था कि हाँ पका पकाया खाना, उसकी इन लिeu मतलब इसकी बजाय उनको क्या बोल दिया कि भैया अपने घरों पे ले जाओ और पकाओ। तो उन लोगों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और बच्चों को जो वाकई में एक जो हेल्थ में सिक्योरिटी एक अवेलेबल थी इन आंगनवाड़ी या ICDS स्कीम के बेसिस पे, उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जैसे कि इम्यूनाइजेशन टाइम पे ना होना। लॉकडाउन की वजह से जो हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन में जो पूरे डेटा को जब खंगाला गया, तो आंगनवाड़ीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे यहाँ पे। तो उनके बंद होने की वजह से, क्योंकि सभी को किस में लगा दिया, कोविड-19 के चक्कर में लगा दिया, तो इस चक्कर से लॉन्ग टर्म में हमें इस चीज़ का बहुत बड़ा मतलब बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर हम देखें तो बच्चों की जो आंगनवाड़ी स्कूल ये बंद होना है, ये लगातार बंद रही है, तो इसकी वजह से अब देखो चाइल्ड लेबर भी बढ़ गया है, तो चाइल्ड अब्यूज़ भी आपको देखने को बहुत मिलेगा। इसी तरीके से ये जो 2020 का टाइम है ना, इसको हम हमारे बच्चों के लिए कह सकते हैं कि ये एक ऑल राउंड कैटास्ट्रॉफ रहेगा इंडियन चिल्ड्रन के लिए, जो इस
इस बच्चे की रेंज में, मतलब 14-15 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए। क्योंकि देखो स्कूल्स बंद हैं, आप भी देखो घर पे कितना मतलब परेशानी होती है। स्कूल गए, उनको 1-1 साल होने को आया, अब वो दोबारा से स्कूल जाएंगे, क्या उनका 1 साल पूरा कोलैप्स हो गया, जंप करेगा, क्या करेगा, तो वो और प्रॉब्लम है। तो ये तो चलो मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात होगी। जो अगर पुअर क्लास की फैमिलीज से बिलोंग करते हैं तो उनके हाल तो और भी बुरे हो गए, वो तो बेचारे खाना ही नहीं मिल रहा उनको टाइम पे। फिर राइटर थोड़ा सा करंट गवर्नमेंट को थोड़ा क्वेश्चन करते हैं कि फर्स्ट एनुअल बजट जब आया था 2015-16 में, प्रीवियस जो सेशन था एनडीए गवर्नमेंट का, उसकी बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल अलोकेशन जो था मिड डे मील का और आईसीडीएस का, उसको रिड्यूस कर दिया गया था। ठीक है, उसमें आप देखोगे अभी भी फिर उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली थी जब बजट कट किया गया था, तो थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिला कि हाँ चलो ठीक है, ज़्यादा कट नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत आईसीडीएस और मिड डे मील स्कीम को पैसा देते रहेंगे। तो अभी आप देखोगे करंट सेंट्रल बजट कितना मिलता है मिड डे मील को, 11,000 करोड़, जो कि 2014-15 में कितना मिलता था, 13,000 करोड़। ये बढ़ना चाहिए था कि कम होना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। तो ये जो सेंट्रल एलोकेशन है ना, वो आप देख सकते हो बहुत ही कम है। फिर गवर्नमेंट ने 2018 में पोषण अभियान शुरू किया था, एनडीए गवर्नमेंट ने, ठीक है। उसमें भी आप देखोगे तो बजटरी अलोकेशन बहुत ही मिनिस्कल है, मतलब बहुत कम है, 3700 करोड़ रुपए। तो इसे हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके अलावा क्या किया जाए कि जो आप देख सकते हो कि मैटरनिटी बेनिफिट के तौर पे 6,000 रुपये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत फाइनलाइज किए गए थे, उसको फिर बाद में प्रैक्टिकल सेंस में लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री, वन सेकेंड, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत। अब उसमें भी क्या है कि इस बेनिफिट को कहाँ तक रोक दिया, 6,000 की जगह 5,000 रुपये, और क्या कहा कि केवल पहले बच्चे तक ही रेस्ट्रिक्ट करें। तो ये तो इलीगली रेस्ट्रिक्ट करना हो गया ना। आप किस तरीके से कोर्सिव मेजर्स ले सकते हो कि किसी फैमिली को आप ये कहो कि केवल एक बच्चे तक ही आपको केवल पैसे अवेलेबल होंगे? एक तो ये। दूसरा आप देखो कि एक डिस्टिंग्विश्ड रिकॉर्ड भी सामने आ रहा है कि कुछ स्टेट्स जो हैं वो मिड डे मील स्कीम में एग्स को एंटर नहीं होने दे रहे हैं। अब भाई एग्स को एंटर नहीं होने देंगे जिसमें टेक होम राशन है उसमें या फिर मिड डे मील है, तो वहाँ पर प्रोटीन रिच डाइट वो कैसे कंज्यूम कर पाएंगे? अब कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि आप पूरा का पूरा, कि कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उसको भी आप केवल वेजिटेरियन फूड ही अवेलेबल कराओ। तो इससे डिले हो रहा है हमारे बच्चों की जो न्यूट्रिशन स्टेटस है उसको इम्प्रूव करने में। तो ये किस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आने वाला बजट 2021-22 का जो है उसके सामने एक अपॉर्चुनिटी भी है, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये बजट अपने आप में कुछ अलग रहेगा, क्योंकि पोस्ट कोविड-19 ये पहला बजट आएगा इंडिया में। तो एडहॉक मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, टेम्परेरी मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है बोल्ड और ड्यूरेबल इनिशिएटिव्स लेने की। ज़रूरत है मिड डे मील स्कीम को रिवाइव करने की और इसको रिवैम्प करने की। रिवैम्प का मतलब है कि इसका, रिवाइव का मतलब जो एकदम डेड स्टैम्प हो गया है इसको थोड़ा सा आप रिवाइव करो, कुछ नया करो, इसमें कुछ पैसा और इन्फ्यूज करो, या फिर आप रिवैम्प करो इसको। रिवैम्प का मतलब होता है क्योंकि कुछ नए तरीके से इसका मतलब पुनरुद्धार समथिंग होता है, उसको वो करो आप। आंगनवाड़ी अपने आप में एक गुड स्टार्ट दे सकती हैं, और आप एग्स को भी इंक्लूड करो नेशनल पॉलिसी के बेसिस पे कि हाँ मिड डे मील में या फिर टेक होम राशन का जो सेगमेंट है उसमें एग्स भी अवेलेबल हो, और साथ में दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल हो कि हाँ फ्रूट्स भी हो, वेजिटेबल्स भी हो, जो वेजिटेरियन हैं वो उनके लिए फ्रूट्स अवेलेबल कराओ। तो इससे क्या होगा कि एक न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है वो हम प्रॉपर दे सकेंगे। इसके अलावा मैटरनिटी एंटाइटलमेंट को एक बर्थ से छोड़ करके अब सभी जितने भी बच्चे पैदा हो उन सब पर करना चाहिए। देखो वैसे तो इस चीज़ में हम यहाँ पर पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का थोड़ा कंसर्न शो कर सकते हैं, बट एक ये चीज़ है कि हाँ एक्सपर्ट्स का ये कहना है, ये कह के हम कह सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मैटरनिटी एंटाइटलमेंट सभी बच्चों के लिए देना शुरू कर दोगे, और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंडर में जो लीगल ऑब्लिगेशंस है उनको पूरा किया जाए। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो वाकई में ज़रूरत है उसको कंप्लीट किया जा सके। और ये जो अमाउंट 6,000 रुपये पर चाइल्ड देने की बात है, ये आउटडेटेड नॉर्म है। अब इसको थोड़ा अपग्रेड करो, 6,000 की बजाय थोड़ा सा पैसा बढ़ा करके दो, ठीक है। आईसीडीएस प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें
तो इसको ज़रूरत है शॉट इन द आर्म। शॉट इन द आर्म का मतलब होता है इसको सपोर्ट की ज़रूरत है कि कुछ बूस्ट मिले इसको, ठीक है, बूस्टर दो। देखो इंडिया का एक 14 लाख आंगनवाड़ीज़ का आप देख सकते हो इनवैल्यूएबल नेटवर्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप देखोगे ये वुमेन जो हैं वो वाकई में एक मतलब एक वंडर्स कर सकती हैं जब इनको सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिले। सदर्न स्टेट्स की बात करो, चारों सदर्न स्टेट ले लो आप, आंध्र प्रदेश की बात करो, केरल की बात करो, कर्नाटका की बात करो, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना की इनकी बात कर लो। चलो, तो इन सभी स्टेट्स में आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत अच्छे से काम करती हुई दिखाई देती हैं। तो नॉर्दर्न स्टेट की बात करो तो हिमाचल प्रदेश, तो उड़ीसा में भी अच्छा काम इन्होंने किया है और इन्होंने पॉसिबिलिटीज़ को हमेशा कन्वर्ट किया है एक रियलिटी में। तो एक वाइब्रेंट चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर्स क्रिएट करने की ज़रूरत है आंगनवाड़ीज़ में ही, और विलेज लेवल पे ये अच्छे से काम भी करते रहते हैं, तो इनको एक सपोर्ट देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपको केवल एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि आप ये देख लो कि न्यूट्रिशन को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कौन कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, वो आप ज़रूर से लिख लेना। ओके, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने का टारगेट रख रहे हैं 2024 एंड तक। तो भाई इसमें एक चीज़ है कि $5 ट्रिलियन आप तो शॉर्ट टर्म में बनना चाहो तब तो कोई बच्चों पे ध्यान दो या ना दो, कोई फ़र्क नहीं है। बट वाकई में आपको लॉन्ग टर्म में फुल सेंस में डेवलपमेंट अचीव करना है तो चाइल्ड डेवलपमेंट आपका पैरामाउंट फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, अच्छे थे, दोनों के बारे में हमने बात की। थैंक यू वेरी मच। वीडियो यहीं ख़त्म होता है।